हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनायक में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें आज हम 35 प्रश्नों को सोल्व करेंगे, अच्छी तरह से सोल्व करेंगे और ऐसे करके धीरे 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 हम काफ़ी सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे रीट एग्ज़ाम तक। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप ऑप्शन के सामने आइए और पता कीजिए कि मेरा क्या लेवल है और क्या मैं आंसर को सही कर पाता हूँ। इस प्रकार आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। तो देखिए, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। किसका विज्ञान माना? आत्मा का विज्ञान माना। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में क्या माना? देखिए, 17वीं शताब्दी में माना मन या मस्तिष्क का विज्ञान। सी नंबर माना ये, या मन या मन का विज्ञान। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में आते आते मनोविज्ञान को रूप दे दिया आत्मा का, सॉरी चेतना का, कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। फिर आते आते 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को रूप दे दिया व्यवहार का विज्ञान, और आज के इस युग में मनोविज्ञान को व्यवहार का युग ही माना गया है। तो इस प्रकार हमने इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपरोक्त कथन किसका है? बहुत शानदार परिभाषा है और काफी प्रचलित परिभाषा है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है वाटसन की। वाटसन को ध्यान रखना, व्यवहारवाद का जनक यहाँ प्रवर्तक भी कहा जाता है। एक ही प्रश्न में एक दो प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थिति के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है? वापस पढ़ना। यह कहता है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन किसका है? यानी यह परिभाषा किसकी है? तो ध्यान रखना, यह परिभाषा किसकी है? इसके अंदर वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर और वाटसन, इनमें से किसकी है? इनमें से जेम्स ड्रेवर की परिभाषा ये है। आगे हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ध्यान रखना, परिभाषा ज्यादा नहीं आती, कम से कम एक परिभाषा तो हमेशा पूछी जाती है। तो आप मोस्ट परिभाषा को ध्यान रखना, और मैं आपको अलग से एक बता दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो उसमें सिर्फ हम परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे और परिभाषाओं के साथ साथ ट्रिक से बात करेंगे कि ये ट्रिक लगाने पर ये इनकी परिभाषा हो जाती है इस प्रकार। तो प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ध्यान रखना, शिक्षा से संबंधित किस थे? स्किनर थे। तो जहां पर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा हो जाएगी स्किनर की। अगला प्रश्न आता है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक जैसे तीन व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया में इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? इसने क्या पूछा है? विकास के बारे में पूछा है। प्रश्न क्या है? बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो यह पूछ रहा है कि विकास क्षेत्र में कहां तक संबंधित है? आंसर है, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित और बेहतरीन ढंग से विकसित। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आता है कि वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, यानी वुडवर्थ ने सबसे पहले क्या निर्माण किया है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्धारण मापनी और बुद्धि परीक्षण। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले क्या किया? वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली विधि को अपनाया। किसको? प्रश्नावली विधि को। अगला प्रश्न आता है कि मनोचिकित्सा किन के लिए प्रयुक्त होती है? मनोचिकित्सा टीबी रोगियों के लिए, मनोरोगियों के लिए, विकलांगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल प्रश्न है कि ये मनोरोगियों के लिए होती है। अगला प्रश्न था, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? बियंजा, मॉर्गन, मर्सेल और विलियन।
तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विलियम। अगला प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, यानी इनमें से मनोविज्ञान की कठिनाई कौन सी है? मनोविज्ञान को हम उपयोग लेते हैं, उनमें से कठिनाई कौन सी है? मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मनोविज्ञान में उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते। हाँ, तो सापेक्ष नहीं होते, सही बात है। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे सामने एक कठिनाई है, क्योंकि जो मनोविज्ञान परीक्षण होते हैं वो बहुत महंगे और खर्चीले होते हैं, उनको हम हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं करा सकते। इस प्रकार तो ये मनोविज्ञान में कठिनाई है। अगला प्रश्न, इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न आता है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, बिहेव तो व्यवहारवाद के संबंध का, व्यवहारवाद का आपको संबंध आते ही आपको याद आना चाहिए कि वाटसन, ये हो जाएगा वाटसन। इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आता है मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है बुद्धि के स्वरूप में, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्या का, उपयुक्त सभी का। तो इनमें सभी का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अगला प्रश्न आता है ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, तो यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक किसने लिखी है? जेम्स ड्रेवर ने, रोजन ने, ब्राउन ने, लेनिन ने। तो देखिए लगभग ये थोड़े से तीनों ही अलग टाइप के हैं, क्योंकि इनका जो साइकोलॉजी में प्रयोग बहुत कम होता है। तो जो डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है वो जेम्स ड्रेवर ने लिखी है। अगला प्रश्न है जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है, यानी खुद का निरीक्षण करता है। अंतर्दर्शन पद्धति, बहिर्दर्शन पद्धति, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए खुद का, यानी खुद के दिमाग का निरीक्षण करना, मानसिक परीक्षण करना, तो ये सब आता है अंतर्दर्शन। बहिर्दर्शन हमारा अलग है, यानी दूसरों का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न आता है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की मैकडूगल के द्वारा, वाटसन के द्वारा, विलियम्स वुंट के द्वारा, फ्राइड के द्वारा। तो ये की थी विलियम वुंट के द्वारा। अब देखिए कहाँ पर की, ये हम आगे प्रश्न आ जाएंगे हमारे सामने। ये देखिए 1879 में की थी, अभी प्रश्न आने वाला हमारे सामने। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? पहले तो बताइए किसने की? विलियम वुंट ने। कब और कहाँ पर की? ये की थी 1879 जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, यानी लिप्जिंग शहर है वहां पर की थी। तो ध्यान रखना विलियम वुंट के बारे में प्रश्न क्या बनता है कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला सबसे पहले खोली, कब खोली? 1879। कहां पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। अगला प्रश्न आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जिन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग विलियम्स वुंट ने किया। इसका आंसर हो गया डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है कि किस मनोविज्ञान ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, यानी अच्छा वातावरण, यानी शानदार वातावरण दिया जाए तो उसमें वृद्धि होती है। तो बुद्धि लब्धि में वृद्धि की बात आए तो याद रखना स्टीफन्स। देखिए याद कैसे रखो, स्टीफन। एक बार ये टिफ नाम आया, इससे आप याद रखो टिफन, टिफन याद रखो। टिफन से नाम आया, इसमें से को हटा दो तो टिफन, टिफन आया। अब देखो टिफन कैसे होता है? टिफन के एक नीचे वाला डब्बा होता है, उसके बाद में ऊपर डब्बा होता है, उसके बाद में ऊपर डब्बा होता है, यानी ऊपर ऊपर की ओर वृद्धि होती है इसमें। तो बुद्धि लब्धि में वृद्धि या कर्म का पूछे तो ध्यान रखना स्टीफन हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं मेंडल का सिद्धांत, जन्म द्रव्य का नियंत्रण का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो वंशानुक्रम में सारे ये हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? मेंडल का सिद्धांत, जन्म द्रव्य के नियंत्रण के सिद्धांत,
उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, जनन द्रव्य के बारे में पूछा है, तो आंसर यही होगा कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है, निम्न द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? बीजमैन, लेमार्क, मेंडल, जिराफ। अब देखिए जनन द्रव्य के बाद आते ही आप याद रखना बीजमैन, बीज बोना बीजमैन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आता है कि वंशानुक्रम के नियम है समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और उपरोक्त सभी। तो ये वंशानुक्रम के चार ही नियम हैं। अगला प्रश्न आता है कि किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ ना कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? तो उत्तर आपके सामने ही है। ये क्या कहता है, भिन्न का पूछा है तो भिन्नता का नियम कहेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण का, वंशानुक्रम गुणा वातावरण का, वंशानुक्रम माइनस वातावरण का। अब देखिए व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणा करने के बाद में जो हमें परिणाम हमारे सामने निकल कर आता है वही होता है व्यक्ति का विकास। अब देखिए वातावरण की अगर हम बात करें तो लगभग 99% व्यक्ति का जो विकास होता है वो वातावरण पर निर्भर करता है और 1% वंशानुक्रम पर प्रभाव डालता है। अब देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? वातावरण का, उसके बाद में वंशानुक्रम का। तो ध्यान रखना इसमें गुणा का चिन्ह लगेगा, वंशानुक्रम गुणा वातावरण मल्टीप्लाई। अगला प्रश्न आता है कि व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, ये विचार है स्किनर के, मैकडूगल के, मेंडल के और विर्ग व हंट के। प्रश्न क्या है, व्यक्ति की सभी विशेषताओं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है, तो ये हो जाएगा विर्ग एवं हंट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न आता है कि बालक की मूल शक्ति का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन है। बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन किसका, यानी ये परिभाषा किसने दी है? गोडार्ड, डगडेल, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो जो मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम बताया है, ये बताया है किसने? थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न आता है, ईमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? तो ध्यान रखना ईमाइल की रचना किसने की? रूसो ने की थी। अगला प्रश्न आता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और गाल्टन। तो बताइए कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान कौन है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और गाल्टन। तो विकासात्मक मनोविज्ञान है जीन पियाजे। अगला प्रश्न आता है कि बालक चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? बालक चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? जीन पियाजे ने, स्टैनली हॉल ने, थॉर्नडाइक और रूसो। अब देखिए बालक चिंतन की भाषा, तो यह ग्रंथ किसका है? जीन पियाजे का। ईमेल किसका है? रूसो का है। एक बात बताते हैं, यहां देखिए स्टैनली हॉल, तो ध्यान रखना किशोरावस्था से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखते हैं ये। लगभग किशोरावस्था की जो भी परिभाषा है लगभग इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो जहाँ पर किशोरावस्था का नाम आए तो वहाँ पर आप स्टैनली हॉल अवश्य करना। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं भी आ रहे तो स्टैनली हॉल जरूर करना। अगला प्रश्न आता है कि अध्ययन संबंधी प्रथम प्रतिक्रिया पेडागोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की? आर्मस्ट्रांग ने, विलियम जेम्स ने, स्टैनली हॉल ने, हल ने। तो ये किसने की थी? स्टैनली हॉल ने की थी। अगला प्रश्न आता है आज का लास्ट प्रश्न, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की रचयिता है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की रचयिता हैं वाटसन, मैकडूगल, गिलफोर्ड, ब्रूनर। तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? ये हैं गिलफोर्ड। अब देखिए एक प्रश्न आएगा आपको क्षेत्र सिद्धांत का, फील्ड थ्योरी, तो वो ध्यान रखना कूर्ट लेविन की है। यहां पर बता दो आपको फील्ड थ्योरी का नाम आएगा कि फील्ड थ्योरी संबंधित हैं तो ध्यान रखना वो होगा कूर्ट लेविन। और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी का पूछा जाए तो वो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड। अब देखिए इस प्रकार हम 30 प्रश्न सोल्व करेंगे
तो ये थे 1 से लेकर 30 प्रश्न। इसी तरह हम 30-30 प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको लगता है कि इस प्रश्न में डाउट है कि प्रश्न का आंसर ऐसा होना चाहिए और आपने ऐसा ही बताया, इस तरह के को भी डाउट है तो वो भी मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा कि हाँ ये सही है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इसमें से कोई गलत है। बाकी अगर आपको लगता है या आप कंफ्यूज हो कि ऐसा होना चाहिए, आपने ऐसा बताया, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ ला किसी भी। देखिए साइकोलॉजी और एसएसटी अभी चल रही है, तो साइकोलॉजी में आपको प्रॉब्लम है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर वो क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए कि ये आपने बताया और इसका आंसर ये है, तो मैं उसको आपको हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वीनेक में आपका स्वागत है और मैं हूँ राम सुचित। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान की कुछ प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। हम कुल 10,000 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आए हैं आपके लिए, तो हमारे साथ आप जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 31। ये कहता है कि शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था, यानी वर्षों पहले जो मनोविज्ञान है वो किसकी शाखा माना जाता था। दर्शन शास्त्र की, समाज शास्त्र की, नीति शास्त्र की और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। किसकी? दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई थी। तो ये मनोविज्ञान के परिचय में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि पहली परिभाषा कौन सी, उसके बाद में कौन सी थी, सन कौन सा था, उनमें से कौन से मनोविज्ञान थे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले परिभाषा कौन सी दी गई? सबसे पहले परिभाषा दी गई आत्मा का विज्ञान। ये मैं यहीं बता देता हूँ आपको। देखिए 16वीं शताब्दी मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा गया और ये कथा प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट ने कहा था। और मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले थे इटली के पोम्पोलोजी, इन्होंने 17वीं शताब्दी में ये परिभाषा दी गई थी। चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम जेम्सली और विलियम वुंट। ये थे चेतना का विज्ञान मानने वाले। ये शताब्दी थी इनकी 18वीं और 19वीं शताब्दी। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख की बात करें तो ये थे वाटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, और मैकडूगल, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सारे व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे। तो सर्वप्रथम परिभाषा किसकी दी गई? आत्मा का विज्ञान की दी गई और सबसे अंत में दी गई परिभाषा व्यवहार का विज्ञान, और जो आज व्यवहार का विज्ञान ही प्रचलित हैं। ये परिभाषा दी गई 20वीं शताब्दी में। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। इटली के मनोविज्ञान पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को माना है, ये मैंने अभी बताया है कि इटली के पोम्पोलोजी थे, इन्होंने कहा कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोविज्ञान थे विलियम वुंट, विलियम जेम्सली और उपरोक्त सभी। ये भी मैंने अभी बताया आपको। तो चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम वुंट, विलियम जेम्सली, ये तीनों थे। आगे बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान को माना है, यानी अंत में, सबसे अंत में कौन सा विज्ञान माना गया? सबसे अंत में व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोविज्ञान हैं अरस्तु, वाटसन, थॉर्नडाइक और विलियम वुंट। तो अभी बताया मैंने, व्यवहार का विज्ञान किसको माना जाता है? वाटसन को। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। बाल विकास निर्भर करता है वातावरण, वंशानुक्रम, उक्त दोनों और कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बाल विकास है वो दोनों निर्भर करता है, वातावरण, गुणा और वंशानुक्रम। तो इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना आप बीच में। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, कभी कभी प्रश्न आता है कि गुणा होगा वातावरण गुणा वंशानुक्रम, या वातावरण प्लस वंशानुक्रम, वातावरण माइनस वंशानुक्रम। तो ध्यान रखना, वातावरण गुणा मल्टीप्लाई वंशानुक्रम होगा। अगला प्रश्न आता है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं शिक्षक से, व्यक्तित्व रूप से, समूह से, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से। तो ध्यान रखना, जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उनमें बच्चे सामान्यतः व्यक्तित्व यानी बच्चों
से मिलकर और उनका समूह बनाकर ज्यादातर सीखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न आता है कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निर्धन प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती हैं, यह सिद्धांत में प्रतिबिंब होता है। तो यह सिद्धांत है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ध्यान रखना, जहां पर संज्ञानात्मक सिद्धांत आए वो हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया को निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से सिखाती है। अगला प्रश्न आता है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहन करके, अग्र शिक्षा यानी पहले शिक्षा की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो अधिगम यानी सीखने पर बल दिया जाता है सबसे ज्यादा बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर, जिसमें बालक होता है वो केंद्र का रूप होता है। अगला प्रश्न आता है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान रखना, आप सीधा याद रखना कि देखिए सर्वप्रथम इसमें देखिए मानव विकास की बात आती है तो इसमें संज्ञानात्मक होता है और सामाजिक होता है और संवेगात्मक होता है और शारीरिक होता है, इनके अलावा कोई नहीं होता। अब देखिए जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, आध्यात्मिक इसमें ये नहीं होता, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। ऊपर वाला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक, तो ये पूछ रहा है मानव विकास में, इसमें मनोवैज्ञानिक नहीं आएगा। अगला पूछ रहा है संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान नाम आ गया, आध्यात्मिक नाम आ गया, ये इसका नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ये होगा संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक, ये आते हैं मानव विकास के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न आता है वर्तमान में मनोवैज्ञानिक माना जाता है, तो ये 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है। थॉर्नडाइक, स्किनर, क्लार्क, हल, पावलोव, ये सारे आ जाएंगे व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का और उपरोक्त सभी का। तो मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान सभी पर रखा जाता है, अभिक्षमता, रुचि और योग्यता का। प्रश्न अगला आता है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। बहुत शानदार प्रश्न है, ये भी काफी बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया है, पिछली सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया था। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर, जेम्स रूसी, मैकडूगल, थॉर्नडाइक। तो ध्यान रखना मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? ये माना है जेम्स ड्रेवर ने। अगला प्रश्न आता है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। परीक्षा भी महत्वपूर्ण परिभाषा है परीक्षा के लिए। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है मैकडूगल की। किसकी है? मैकडूगल की। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना मनोविज्ञान में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था। इस प्रकार ये जो जीव जंतु है इनका भी प्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान। अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? यानी जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ध्यान रखना मनोविज्ञान कम से कम 17-18 क्षेत्र है, तो इनमें से मनोविज्ञान कौन सा है? तो देखिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, राजनीति मनोविज्ञान नहीं, राजनीति मनोविज्ञान नहीं आता है, कोई इसमें राजनीति का कोई मैटर नहीं है मनोविज्ञान में। क्लिनिक यानी जो दांतों का हॉस्पिटल होता है उसमें ये माना जाता है, उसमें प्रयोग किया शोध किया जाता है, उसमें मनोविज्ञान काम आता है। और सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार का मनोविज्ञान होता है। तो ध्यान रखना औद्योगिक होता है, सामान्य और असामान्य होता है, क्लिनिक होता है, लेकिन राजनीतिक नहीं होता है। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान नहीं है? यानी इसमें इन चारों में से आपको बताना है इनमें से कौन सा मनोविज्ञान नहीं है। यानी वो शिक्षा शास्त्री हो सकता है या कुछ और हो सकता है, सामान्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डीवी, वाटसन, हल और स्किनर। तो ध्यान रखना जॉन डीवी ये एक शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने 3 प्रकार बताए, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एक थे जेम्स महोदय, उन्होंने 2 प्रकार बताए, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो इनका कहना है कि 3 प्रकार के होने चाहिए शिक्षा में, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न आता है
निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? ये सेम प्रश्न आ गया ऊपर वाला, देखिए कौन सा है। सामान्य और सामान्य मनोविज्ञान होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान में, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता है, लेकिन पशु मनोविज्ञान होता है। आर्थिक या कोई रुपए का लेन देन नहीं होता मनोविज्ञान। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? प्रायोगिक आता है, व्यक्तित्व असामान्य, औद्योगिक। तो ध्यान रखना, औद्योगिक होता है, सामान्य असामान्य होता है, प्रायोगिक होते हैं, लेकिन व्यक्तित्व मनोविज्ञान नहीं होता है। अगली परिभाषा आती है, तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की, कोलर की, वाटसन की, पावलाव। तो ध्यान रखना, यह परिभाषा काफी बार एग्जाम में प्रश्न आया है इसमें से। तो ये परिभाषा है वाटसन ने। वाटसन ने बताया कि मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यानी आपको तो नक्सलवादी, आतंकवादी, पुलिस, कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस जो भी मैं बनाना चाहता हूं आपको वैसा मैं बना दूं, लेकिन बालक छोटी अवस्था का होना चाहिए, शेष अवस्था। इनका कहना है कि इनके कहने का मतलब ये, बच्चे को जिस प्रकार वातावरण दिया जाता है वो बच्चा उस वातावरण में ढल जाता है। अगर हम बच्चे को जंगल में लेके जाएंगे तो जंगल में जो पशु पक्षी जो जैसा वातावरण यानी उनकी जो भाषा होती है वो उस प्रकार ही बोलने लगता है। और एक अच्छे वातावरण में लेके आ जाओ, अच्छा हमारा समाज हो, तो वो जो अच्छा समाज होगा उसको देखकर वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। आगे वाला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभव पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? किसका? किंडर गार्डन। रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट और जॉन लोक। तो ये परिभाषा आ जाती है हर्बर्ट की। किसकी परिभाषा आती है? हर्बर्ट की। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, बालक की विकास अवस्था का, बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन कहाँ से किया जाता है? ये किया जाता है गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, यानी जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है उससे बालक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान अध्ययन वहां से किया जाता है गर्भावस्था से। और परिपक्व अवस्था यानी लगभग 18-19 जो किशोरावस्था खत्म होती है वहां तक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां हुई? प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां हुई? तो ध्यान रखना, ये हुई थी न्यूयॉर्क में, सर्वप्रथम हुई थी ये न्यूयॉर्क में 1887 में सर्वप्रथम बाल गृह की स्थापना हुई न्यूयॉर्क में 1887 में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये लगभग 1930 से मानी जाती है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बाल गृह की स्थापना की बात आई तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क 1887 में, और भारत का पूछे तो 1930 में। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई, ये प्रश्न भी आ गया, अभी मैंने बताया। ये देखिए लगभग 1930 से मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है यानी विकास होता है वो विकास कब से होता है? गर्भधारण से, गर्भधारण से पूर्व, जन्म से, जन्म के बाद। तो ध्यान रखना, गर्भधारण होता है वो विकास होता है वो गर्भधारण से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? ये है रिपब्लिक। अब देखिए, एक बार आप रिपब्लिक है तो उसको आप मानिए रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। अब देखिए रिपब्लिक डे दिन क्या होता है, स्कूलों में प्रोग्राम होता है और प्लेटें दी जाती है। तो ध्यान रखना, रिपब्लिक से याद रखना, प्लेट से याद रखना, प्लेटो। ये शानदार ट्रिक है आपको याद करने की। बाकी आप कोई अच्छी तरीके से बहुत ही और अच्छी ट्रिक बना सकते हो। तो ध्यान रखना, रिपब्लिक, रिपब्लिक से याद रखना, प्लेट मिलेगी हमें, प्लेट से याद रखना प्लेटो। तो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। आगे वाला प्रश्न आता है, आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं? आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं? बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ध्यान रखना, पहले क्या होता था कि बाल जो आधुनिक मनोविज्ञान है
बाल मनोविज्ञान के स्थान यानी पहले सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान कहा जाता था और आजकल कहा जाता है बाल विकास। क्या कहा जाता है? बाल विकास। यानी अभी बाल विकास कहा जाता है, कुछ सालों पूर्व यानी आज वर्तमान को छोड़कर जो पीछे साल गए उनको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। और बाल मनोविज्ञान का नाम परिवर्तन करके आधुनिक युग में बाल मनोविज्ञान की जगह नाम आ गया बाल विकास। तो ध्यान रखना, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान एक ही शब्द है, कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न आता है, सामान्यतः गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? तो यह होता है 280 दिन बाद। 280 दिन बाद। अब देखिए, जब गर्भधारण होता है उसके जस्ट 9 दिन बाद में ये होता है। तो देखिए 9 महीने बाद, 9 महीने 1 महीने में 30 दिन हुए, यानी 270 तो ये हो गए और 10 दिन आप और मान लो। तो ध्यान रखना, ये 280 दिन बाद बच्चे का जन्म होता है। 270 और 80 के लगभग हो जाता है, तो आप 280 को पकड़ कर रखो। अगर 280 की जगह 270 भी आ जाए तो वो ही हमारा राइट क्वेश्चन है, क्योंकि जब 9 महीने पूरे होते हैं उनमें 7, 8 या 10 दिन लगभग ऊपर लग जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, मजाक मत समझना। तो चलिए, ये थे 30 क्वेश्चन और इस प्रकार हमारी जो श्रृंखला है 10,000 प्रश्नों की, वो इस प्रकार हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आपको मनोविज्ञान में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको पहुंचा दूंगा। तो देखिए, अभी रीट की वैकेंसी थोड़ी सी आगे गई है ऐसा मान लो, लेकिन आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जब विज्ञप्ति आई उससे पहले आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जानी चाहिए। ऐसा मान के ना हमारे पास टाइम नहीं मिला है, वो है, आप अपनी तैयारी लगातार रखिए। सपोज कर लो, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो एग्ज़ाम चाहे 2 महीने रुक कर हो, और भी टाइम अच्छा मिल जाएगा आपको बीच में तैयारी करने के लिए। जनवरी में एग्ज़ाम हो, जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हो, तो भी आपको कम से कम ये 6-7 महीने मिल जाएगी, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, आज बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है 61। इससे पहले हम 60 प्रश्न कर चुके हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अभी तक 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो 61 प्रश्न है, केमिनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। यानी आपको शताब्दी बतानी है, इनमें से कौन सी शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना हुई है। तो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो इसका आंसर होगा 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, याद रखना 17वीं शताब्दी। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 62। यह कहता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक के विवरण प्रस्तुत किया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, यह पूछ रहे वैज्ञानिक विवरण का। तो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण करने वाले थे, कौन थे? ये थे पेस्टोलॉजी। 62 का आंसर है सी, पेस्टोलॉजी। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है 63। यह कहता है कि अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। यानी इनमें से कौन थे जिन्होंने अपने ही पुत्र जो 3.5 वर्ष का था उस पर अध्ययन किया था। तो इनमें से कौन थे आप बताइए? गेसेल, जीन पियाजे, प्रेयर, पेस्टोलॉजी। तो ध्यान रखना, ये थे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी अपने ही पुत्र पर, जो 3.5 वर्ष का पुत्र था, उस पर अध्ययन किया था।
आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 64। यह कहता है इन्फेंट चिल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की, यानी इनमें से किसने इन्फेंट चिल्ड डेवलपमेंट पुस्तक की रचना की थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, हॉल यानी स्टैनली हॉल, प्रेयर, टेन और ब्लोब कबब। तो इनमें से बताइए। तो ये थे 10, याद रखना 10। आगे बात करते हैं बियोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेल्ट नामक पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक है, इनकी रचना किसने की थी? 10, डार्विन, प्रेयर और हॉल। तो इनमें से रचना की थी ये डार्विन की रचना है, याद रखना। बियोग्राफिकल नाम आते ही डार्विन को याद रखना। आगे बात करते हैं, अगली पुस्तक है दी माइंड ऑफ द चिल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? प्रेयर, पियाजे, ब्रूनर, हॉल। तो इस पुस्तक के रचयिता है प्रेयर। कौन है? प्रेयर। आगे बात करते हैं अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे। अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक, टाइडमे। तो अमेरिका में चले बाल अध्ययन के आंदोलन के जन्मदाता कौन है? ये माने जाते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, इनके बारे में मैं अच्छा सा वीडियो बना चुका हूँ, आप उनमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं, वो देख लेना आप। आगे बात करते हैं अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, यानी जो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला वो किस शताब्दी में चला था? तो 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। तो इसमें ध्यान रखना ये चला था 19वीं शताब्दी में। कब चला था? 19वीं शताब्दी। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 69। स्टैनली हॉल ने स्थापना की, यानी इनमें से आपको बताना है कि स्टैनली हॉल ने स्थापना किसकी की? चिल्ड स्टडी सोसाइटी, चिल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और वे दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन दोनों की स्थापना स्टैनली हॉल ने की थी, दोनों की स्थापना। आगे बात करते हैं ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चिल्ड स्टडी की स्थापना की, यानी इनमें से कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चिल्ड स्टडी की स्थापना की थी? सली, हॉल, गेसेल, जीन पियाजे। तो ये थे सली। कौन थे? सली। इनका पूरा नाम है जेम्स सली। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही नहीं है। वाटसन व्यवहारवाद बिल्कुल सही है, वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जॉन डीवी संरचनावाद, आगे वाला देख लेते हैं। जीन पेजर संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल सही है। वर्दिमर ये थे गेस्टाल्टवाद, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जॉन डीवी संरचनावाद नहीं थे, ये तो एक शिक्षाविद थे जॉन डीवी। और एडम्स मोदिये, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कौन एडम्स मोदिये कौन थे और जॉन डीवी को, यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं हमें। आगे बात करते हैं हम, ये थे 71 तक। इसके बाद में देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 72। यह कहता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान है बाल मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान है, यानी ये क्या है? बाल मनोविज्ञान विस्तार, बाल विकास का विस्तार, समाज मनोविज्ञान का विस्तार और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके आंसर है, इनमें से आपको एक बताना है। तो देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान है वो बाल विकास का विस्तार है। किसका है? बाल विकास का, ना कि बाल मनोविज्ञान का। तो ध्यान रखना बाल विकास का विस्तार है, इसका आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है विकासात्मक उपागम में, दैहिक उपागम में, प्रयोगात्मक उपागम में और व्यक्तित्व उपागम में। तो इनमें से आपको बताना है इसका आंसर
कौन सा सही है। कार्य कारण संबंध यानी कार्य को करना या कारण को समझना, कारण को जानना, तो ये सब होते हैं प्रयोगशाला में यानी प्रयोगात्मक उपागम में। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं 74। ये कहता है कि व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वातावरण, वंशानुक्रम, कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। तो व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देखिए दोनों का रहता है, वातावरण का भी रहता है और वंशानुक्रम का भी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आता है 79। यह कहता है बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और गामक। तो यह माना जाता है गामक पर। किस पर? गामक पर। अगला प्रश्न आता है शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग करना या सहयोग लेना, आश्रिता, उपयुक्त सभी। शैशवावस्था में ये बात कर रहा है, शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक होती है उसके बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर हो गया ऊपर वाले का डी हो गया। तो अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रिता, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आता है 81। यह कहता है असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है वंशानुक्रम व शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष, उपयुक्त सभी। असमानता के जैविक कारणों के अंतर्गत तो ये सभी होते हैं वंशानुक्रम में शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष और उपयुक्त सभी, ये होते हैं। आगे बात करते हैं हम 75। वापस एक बार ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद में उसकी ओर चलते हैं। ये कहता है जन्म के समय बालक का भार होता है, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? ये होता है, ऑप्शन आपके सामने है 2, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 6 से 8, 10 से 11, 2, 3, यानी पौंडों में बताना आपको कि जन्म के समय बालक का भार होता है कितना? 6 से 8 पौंड तक। अगला प्रश्न आता है 76। यह कहता है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? ध्यान रखना, डीट में आपकी 1 या 2 परिभाषा जरूर आएगी, तो आप परिभाषा को अच्छे से तैयार कर लेना। तो यह परिभाषा किसकी है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है पियाजे का। किसका है? जीन पियाजे का है। अगला प्रश्न है 77। यह कहता है कि बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये होती है बाल्यावस्था या बाल्यकाल। अगला प्रश्न आता है 78। यह कहता है कि किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? सिर से होता है यानी सिर से पैर की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, मस्त बोध मुखी सिद्धांत, संगठित प्रक्रिया। तो इनमें से आपको बताना है कि विकास की जो क्रिया होती है, आरंभ जो सिर से आरंभ होता है और मस्त पैर तक चलता है, तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मस्तबोधमुखी सिद्धांत, यानी सिर से पैर की ओर। फिर वापस चलते हैं हम। देखिए हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, ये क्वेश्चन 82 पर चलते हैं सीधा। ये कहता है बौद्धिक असमानता तथा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। बौद्धिक असमानता तथा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत
निम्नलिखित बालक आते हैं: प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक और उपरोक्त सभी। तो जो बौद्धिक असमानता तथा विशिष्ट बालक होते हैं उनमें प्रतिभावान बालक आते हैं, सृजनात्मक बालक आते हैं, मंद बुद्धि के बालक भी आते हैं। तो इसमें इसका अर्थ है कि ये तीनों बालक आते हैं, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक, उपरोक्त सभी। तो ये तो सभी को बताएं, ये तो सारे आएंगे। देखिए साइकोलॉजी में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि नॉर्मल से होंगे, उनको आप ज़्यादा समझ मत लेना। नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे और नॉर्मल से आंसर देने हैं। आगे बात करते हैं 84। ये कहता है कि मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वे हैं जैविक व आर्थिक, जैविक व सामाजिक, सामाजिक व राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो देखिए ये होता है जैविक व सामाजिक पर, जैविक व सामाजिक, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बात करते हैं 85 की ओर चलते हैं। यह कहता है 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी, बोनी, समान, निरंतरता। तो जो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको आप अच्छे से ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि वहां से एक प्रश्न आने वाला है। तो 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी। कैसी होती है? किशोरावस्था में ये लड़कियां लंबी होता थी बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है 86। छात्र में वृद्धि होती है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से, वंशानुक्रम से। तो जो छात्र में वृद्धि होती है वो कैसी होती है? वो होती है वंशानुक्रम से। आगे बात करते हैं 87। ये कहता है जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। वापस ध्यान रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए क्या कहते, प्रश्न को वापस पढ़िए। सामाजिक मान्यता यानी समाज के प्रति जागरूक होना, ये किसमें होती है? ये होती है किशोरावस्था। किसमें होती है? किशोरावस्था। अगला प्रश्न आता है 88। ये कहता है नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बातें करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाएं, देवी देवताओं के बारे में बताइए। तो नैतिक मूल्यों का विकास होता है स्वयं उन पर आचरण करें, स्वयं उन पर आचरण करे अध्यापक। अगला प्रश्न आता है 89। ये कहता है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर आपको आंसर देना है। तो ये है बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, ये होती है किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय। अगला प्रश्न है 90। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कपट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे हो, व्यवहारवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा भय, क्रोध और स्नेह। भय, क्रोध और स्नेह। अगला प्रश्न आता है 91। यह कहता है कि किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। विकास, अस्थिरता, परिवर्तन, समायोजन। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। कौन सा शब्द है ये? तो ये शब्द है परिवर्तन। सबसे ज्यादा परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं और इसी अवस्था को तूफानी अवस्था कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 92। ये कहता है कि बालक की अभिवृद्धि या विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, मृत्यु।
बालक की अभिवृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये है मृत्यु, इसमें नहीं है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं, उपरोक्त सभी। तो कौन सी समस्याएं मुख्य समस्याएं हैं? तो ये शारीरिक की सभी प्रकार की ये मुख्य समस्याएं हैं। शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। आगे बात करते हैं 94। ये कहता है कि 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, 20 शब्दों की वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या करना सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस अवस्था में सीखता है? तो ये देखिए, ये इनमें से देखिए लगभग ये शेष अवस्था में लगभग बालक सीख जाता है। जब शेष अवस्था खत्म होती है उस समय ये बालक सीख जाता है। लेकिन इसमें 9, 11, 10, 9, 10, 11 दे रखा है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लगभग शेष अवस्था खत्म होते ही बालक सीख जाता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता है? किसका? सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो ये देखिए, सामाजिकता का भाव आ जाना ये कहलाती है बाल्यावस्था, और समाज के बारे में जानना ये आ जाती है किशोरावस्था। तो ये क्या पूछ रहा है प्रश्न, देखिए, सामाजिकता का भाव आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। इसमें बाल्यावस्था में सामाजिकता का भाव, समाज के बारे में वो जानने की कोशिश करता है। अगला आता है शेषावस्था। तो शेषावस्था कब तक होती है? तो ये होती है जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होती है आपको पता ही है, शेषावस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है, जन्म से 5 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, कोलसोनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई। अब देखिए, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न आयु बताई है, और मुख्य रूप से शेषावस्था की जो आयु मानी जाती है वो 96, आंसर सही है डी, जन्म से 5 वर्ष तक। लेकिन जो ये कोलसोनिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किशोरावस्था की और जो शेषावस्था बाल्यावस्था की सबकी अलग अलग एज बताई है। तो ये पूछ रहा है, कोलसोनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है, किशोरावस्था की आयु पूछ रहा है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 97 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं 98। ये कहता है कि बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, अच्छी और बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में, शिक्षकों में। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, डिफरेंट, दोनों दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अलग अलग या उनमें अंतर समझने लगता है। तो ये अच्छी व बुरी आदतों में अंतर समझने लगता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे वाला प्रश्न आता है, बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है। दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है, तो ये लगभग 9वें वर्ष में हो जाता है। दिन तारीख वर्ष का समय की बात आती है तो 9वें वर्ष की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है 100। शेषावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी विशेष अवस्था की मुख्य विशेषताओं में से आती है। अगला प्रश्न है 101, 101। 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है पढ़ना, बातें करना, सोना, कहानी सुनना। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी सुनना। अगला प्रश्न आता है 102। ये कहता है कि एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को बढ़ाती है वह आयु वर्ग है पूर्व बाल्यावस्था,
उत्तर बाल्यावस्था, किशोर और शिशु। तो इसका आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी छोटी क्लास में, दूसरी तीसरी क्लास के होंगे बालक, पहली दूसरी के। तो लगभग शेष अवस्था खत्म होती है, पूर्व बाल्यावस्था शुरू होती है। उस टाइम ये खिलौने की बातें करते हैं, क्योंकि लगभग 3 या 4 साल का बच्चा होता है तब स्कूल जाना शुरू करता है वो। अगला प्रश्न आता है 103। ये कहता है कि निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है। 8 से 10, 11 से 14, 12 से 16 और 16 से 17। तो किस पूर्व किशोरों की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 से 16 वर्ष। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 104। ये कहता है उत्तर किशोरावस्था का संबंध जिस आयु वर्ग से, पहले इसने पूछा पूर्व, अब पूछ रहा है ये उत्तर। तो आप बताइए उत्तर में से कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा 17 से 18। अगला प्रश्न आता है 105। ये कहता है वैचारिक क्रिया अवस्था होती है 7 से 12, 3 से 6, 12 से 18, 14 से, या 16 होगी, एक लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग है यहाँ। तो वैचारिक क्रिया होती है, ये होती है 7 से 12, विचार करने वाली क्रिया मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है रीना हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती हैं, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना, ये अवस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये जो बार बार चेहरे को देखना, ये जो किशोरावस्था होती है, ये होती है उत्तर किशोरावस्था, इसको ध्यान रखना। अगली बात आती है वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है 20 से 22 वर्ष में, 22 से 25 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में और 20 से 25 वर्ष में। तो बताइए वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता ये होता है 15 से 20 वर्ष में। कब? 15 से 20 वर्ष में। अगला प्रश्न आता है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल परिवर्तन में व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल परिवर्तन में व्यवहार का विश्लेषण किया था। किसका? मूल परिवर्तन व्यवहार का विश्लेषण किया था। अगला प्रश्न एक सुनो। यह कहता है जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय है उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय उसकी परिपक्वता से होता है। किससे? उसकी परिपक्वता से होता है। अगला आता है प्रश्न नंबर 110। यह कहता है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? शिशु अवस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो देखिए तो जो संवेगात्मक विकास में जो परिवर्तन होता है वो होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न आता है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना वृद्धि अलग है, विकास है, ये एक दूसरे के पूरक है ना कि विरोधी। इस बात का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 112। ये कहता है कि शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मूल परिवर्तनात्मक। सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मूल परिवर्तनात्मक। तो इसका आंसर हो जाता है बालक का व्यवहार कैसा होता है? ये होता है मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है। अगला प्रश्न 113। यह कहता है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, आनुवंशिक तथा वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? ये होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण का। लगभग ऐसा माना जाता है कि 90% जो कारक माना जाता है वो 90% वातावरण से ही निकल के आता है। बच्चे का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वातावरण पर, इसलिए बच्चे के सामने अच्छा वातावरण हमेशा होना चाहिए। आगे बात करते हैं
तो देखिए ये कहता है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी प्रवृत्ति और संचय की प्रवृत्ति। तो देखिए तो ये कहता है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेष नहीं है, तो बाल्यावस्था में ये नहीं होती है, ये होती है अनुकरण की प्रवृत्ति नहीं होती, ये होती है शैशवावस्था में, यानी अनुकरण देकर सीखना, ये शैशवावस्था में होती है। अगला प्रश्न आता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? शैशवावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था। तो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, तो ध्यान रखना संवेगात्मक विकास में अगर पूछ लिया जाए वो हमेशा किशोरावस्था ही होगा, एडोलेसेंस। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 116। ये कहता है कि परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिवृद्धि होती है वृद्धि में, विकास में, अभिवृद्धि में और कोई नहीं। तो परिमाणात्मक में परिवर्तन की जो अभिव्यक्ति होती है वो किस में होती है? वो होती है वृद्धि में, यानी मात्रा में मापना, यानी जैसे हाइट 3 फुट से 3 फुट 2 इंच होगी, ये होती है परिमाणात्मक, यानी संख्या में मापना, ये वृद्धि से संबंधित होती है। अगला प्रश्न आता है विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, अंत्यक्रिया का सिद्धांत। तो विकास की एक ही दिशा में हो जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत, ये बताता है एक ही दिशा, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगला आता है वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसे माना है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था को। किसको? शैशवावस्था को। अगला प्रश्न आता है संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है शरीर, विकास, अभिवृद्धि और संवेग। तो संपूर्ण पक्ष में परिवर्तन होते हैं वो होते हैं विकास में। किसमें? विकास। अगला प्रश्न आता है 120। यह कहता है कि निम्न में से विकास का सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। विकास के जो सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न आता है 121, इसका आंसर हो जाएगा 120 का उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आता है 121। ये कहता है जॉर्ज स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? सुख, संवेगात्मक, कल्पना हॉल, तूफानी, तनावपूर्ण। तो जॉर्ज स्टैनली हॉल ने ये इस अवस्था को कहा है तूफान व तनावपूर्ण अवस्था। आगे बात करते हैं बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण, बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न को वापस पढ़िए, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। कौन सा? यथार्थवादी दृष्टिकोण। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 123, 1 2 3। यह कहता है कि व्यक्ति के शरीर में कद, भार आदि में परिवर्तनों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सीखना, अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन। तो 123 का आंसर कौन सा है? सोचिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। किसका आंसर हो जाएगा? 123 का आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। अगला प्रश्न आता है 124। यह कहता है किशोर व किशोरियों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं किशोरावस्था के प्रथम चरण में, किशोरावस्था के द्वितीय चरण में, किशोरता के मध्य चरण में, किशोरावस्था के अंतिम चरण। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रीट में आने लायक प्रश्न है ये। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के मध्य चरण में, जो किशोर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न आता है 125। यह कहता है कि मानसिक विकास से अभिप्राय है ज्ञान भंडार में वृद्धि, ज्ञान भंडार में कमी, ए वे बे दोनों, कोई नहीं। मानसिक विकास से अभिप्राय कौन सा है? ये है ज्ञान भंडार में वृद्धि। कौन सा है? ज्ञान भंडार में वृद्धि। 125 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आता है 126। ये कहता है किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है निराशा, नए अनुभव की इच्छा, असफलता और उपरोक्त
सभी। तो 126 का आंसर देखिए क्या होगा। अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है निराशा, नए अनुभव की इच्छा, असफलता, यानी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आता है 127। ये कहता है कि शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है। यानी एक तो शारीरिक वृद्धि होती है और एक मानसिक वृद्धि होती है, इनमें अंतर क्या है, यानी इनमें दोनों में संबंध क्या है। घनिष्ठ, बहुत कम, संबंध नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें घनिष्ठ संबंध है, यानी अच्छी मित्रता है दोनों में, शारीरिक में और मानसिक। अगला प्रश्न आता है 128। ये कहता है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। दिवा संपन्न, सपने लेना, बिल्कुल है। संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो देखिए इसमें किशोरों की जो संचय की प्रवृत्ति, ये इसकी विशेषता नहीं। अगला प्रश्न आता है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। छोटा जब बालक का जन्म होता है उस समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, ये होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कहता है 130। ये कहता है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ये कथन किसका है, यानी ये परिभाषा किसने दी है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। तो ये परिभाषा किसकी है, बी.एन. झा, वेलेंटाइन, कोलसेनिक, रोस। तो ध्यान रखना घनिष्ठ और मित्रता की बात आती है तो हम बात करते हैं वेलेंटाइन की, वेलेंटाइन। अगला प्रश्न आता है 131। ये कहता है कि किशोरावस्था में मुख्यतः प्रवृत्तियां पनपत्ते लगती है। अपराध प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता और उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में ये उपरोक्त सभी होती है। 131 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 132। ये कहता है शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह है परिवर्तन, परिपक्वता, अभिवृद्धि, विकास, सभी। तो शारीरिक परिवर्तन की बात आती है तो हम बात करते हैं अभिवृद्धि की। अगला प्रश्न है 133, 133। ये कहता है कि काम भावना की परिपक्वता के उदाहरण हैं बेचैनी, नाखून चबाना, बार बार आंचल लपेटना, सभी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। काम भावना की परिपक्वता में बेचैनी, नाखून चबाना, बार बार आंचल लपेटना। अगले बात करते हैं 134। प्रश्न कहता है कि शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है। शिशु की पूछ रही है। शिशु के हृदय की धड़कन सबकी अलग अलग होती है, जानना। जब किशोरावस्था आता है बालक धीरे धीरे स्टेप पार करके तब उसकी हो जाती है 72। लेकिन ये पूछ रहे हैं शिशु के हृदय की धड़कन, यानी जब छोटा बच्चा होता है उसे जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 140 बार। अगला प्रश्न आता है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था को। तो देखिए आंसर देखिए, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, सबको आना चाहिए। तो ये मानी जाती है कौन सी कठिन काल की अवस्था मानी जाती है, ये हो जाती है किशोर अवस्था। लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। देखिए इस प्रकार ये थे हमारे 136 क्वेश्चन। तो अभी तक 136 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रहे हैं 3 वीडियो में। 2 वीडियो इनसे पहले बना चुका हूं मैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करेंगे रीट में। तो देखिए हमारे साथ जुड़े बने रहिएगा आप। आपको मनोविज्ञान में बहुत अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे आपको और थ्योरी भी कराएंगे। थ्योरी की वीडियो भी अपलोड कर दी है 7-8 मैंने, और ऑप्शन वाले एमसीक्यू भी अभी ये तीसरा वीडियो है हमारा। तो कोई भी डाउट हो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वेनिंग में आपका स्वागत है और मैं हूँ राम सुपसित। देखिए हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के कम से कम 204 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 10,000 प्रश्नों की एक श्रृंखला है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये 10,000 की श्रृंखला हम पूरी करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए आप, आपको ले चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन है
किसके अनुसार हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। एनसीएफ 2005 मुदालेर आयोग व्यवसायिक निर्देशन और पाठ्यक्रम के अनुसार। तो यही बात किसमें कही गई? हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों को विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये किसमें बात बताई है? ये बात बताई गई है मुदालेर आयोग में। देखिए अब बात करते हैं, ये जो आयोग है जैसे एनसीएफ है और आरटी एक्ट है और जो आयोग है मुदालेर आयोग, इनसे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 206 की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की स्तुति की है? कोठारी आयोग, मुदालेर आयोग, BN झा और कोई नहीं। क्या पूछ रहा है ये? किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? तो ये किसने की है? ये की है कोठारी आयोग ने, कोठारी आयोग ने। आगे बात करते हैं 207 नंबर प्रश्न है। ये कहता है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करने दोनों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए, किसने कहा? यानी ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है BN झा की। किसकी परिभाषा है? BN झा की। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 208। यह कहता है कि यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिसे उसे पूर्ण विश्वास हो। यह कथन किसका है? वाटसन, रोस, स्टैनली हॉल, BN झा। तो ये परिभाषा किसकी है? यौन शिक्षा के बारे में बताइए। ये परिभाषा है रोस की। किसकी है? ये परिभाषा है रोस की। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 209 की तरफ चलते हैं। यह कहता है कि किशोरों को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। यह कथन किसका है? तो परिभाषा आप अच्छी तरह से देख लेना, एक दो परिभाषा आपके रीट में जरूर आएगी और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी पूछी जाती है। तो इसका आंसर है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। अगला प्रश्न है 210। ये कहता है कि विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? वापस देखिए, विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? रॉस, वैलेंटाइन, फ्राइड, स्ट्रॉ। तो याद रखना ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है रोस की। किसकी है? रोस की। अगला प्रश्न है 211। यह कहता है कि इस विचार को कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सीखी जा सकती है, किस विचारक ने अभिव्यक्त किया है? यानी ये परिभाषा किसकी है कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सीखी जा सकती है? तो ये परिभाषा किसकी है? प्याजे, आसुबेल, ब्रूनर और गेने। तो इनमें से ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है ब्रूनर की। किसकी है? ब्रूनर की। आगे चलते हैं 212 प्रश्न है। यह कहता है कि बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार की क्षमता शुरू हो जाती है, यानी सोचने की क्षमता शुरू हो जाती है, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष, 2.5 वर्ष से 3 वर्ष, 3 से 4, 8 से 4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष बाद में। तो ये सोचने की क्षमता लगभग शुरू हो जाती है 2.5 से 3 वर्ष के लगभग। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख लेना एक बार आप। अगला प्रश्न आता है कि फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें होता है इदम, अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। 3 होते हैं इसमें
इड, ईगो और सुपर ईगो। तो देखिए इनमें अगर आंसर की बात करें तो इदम अहम परियम ऐसे लिखा जाता है, तो इदम अहम अतियम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 214 की ओर चलते हैं। यह कहता है कि निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? परिवार, विद्यालय, शारीरिक संरचना, सिनेमा व पुस्तकें। निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? परिवार, विद्यालय, शारीरिक संरचना, सिनेमा व पुस्तकें। तो नैतिक विकास की बात करते हैं तो ये आ जाएगा शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। अगले बात करते हैं 215। ये कहता है कि संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आयु व लिंग, आनुवंशिकता। तो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो ये आ जाता है आनुवंशिकता, या इनका कोई मतलब नहीं रहता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 216। ये कहता है कि बालक का विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बालक का विकास होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आता है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ये पूछ रहा है संज्ञानात्मक। मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी ट्रिक भी बताई है। तो संज्ञानात्मक की बात आते ही मैंने बताया था कि जीन प्याजे, गैस से जय, एक गै होता है, गैस से समझो आप जय, तो जीन प्याजे हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि टिच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालकों के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? श्रवणबाधित बालक, यानी जो सुनने वाले नहीं होते, बहरे होते हैं, मेधावी बालक, बौद्धिक अक्षमता वाले बालक, और ऑटिज्म। तो जो टिच शब्द होता है वो होता है ऑटिज्म के लिए। किसके लिए? ऑटिज्म के लिए। अगला प्रश्न आता है कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं जीवन वृत्तांत अध्ययन, अनुधैर्य अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन, सर्वे अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक ही विषय के विकास में अगर बात आती है तो ये हो जाता है अनुधैर्य अध्ययन। किसका? अनुधैर्य अध्ययन। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 220 के बारे में। ये कहता है कि किशोर अवस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं अधोपन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में, नकारात्मक रूप में। किशोरों में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। तो किशोरों में जब मानसिक उथल पुथल कब पहुंचते हैं? उच्चतम स्थिति में ये पहुंचते हैं। उच्चतम स्थिति में कब? उच्चतम स्थिति में। अगला प्रश्न आता है कि अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उस रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है अच्छा व्यवहार, दयालुता, नैतिक विकास और करुणा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नैतिक विकास। नैतिक विकास। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 222। ये कहता है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशेष से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो ये पूछ रहा है इनमें से विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। मैं सिद्धांतों के बारे में एक भी वीडियो बना चुका हूं पहले, उनको देख लेना। तो विशेष से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत नहीं होता है, ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का। अगला प्रश्न आ जाता है कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। मनोसामाजिक, तो ये मनोसामाजिक अध्ययन किसका है? ये किसका है? बंडोरा, फ्राइड, कोलबर्ग, एरिक्सन। तो ये मनोसामाजिक है एरिक्सन का। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमणावधि कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था और शेष अवस्था। तो ये संक्रमण की अवस्था कहलाती है। ये कौन सी है? ये है किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है
कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है। अब देखिए, कोहलबर्ग ने कुल 6 अवस्थाएं बताई हैं, उनमें से ये पूछ रहा है कि 5वीं अवस्था कौन सी है। ये वैसे मुख्य 3 बताइए, 3 में 2-2 पार्ट करके 6 बताइए कुल। तो ये पूछ रहा है 5वीं अवस्था कौन सी। आज्ञा व दंड अनुकरणा, व्यक्तित्व एवं विनियम, सामाजिक क्रम को लागू करना, सामाजिक अनुबंध है, व्यक्तित्व अधिकार। तो जो 5वीं अवस्था है वो है सामाजिक अनुबंध व व्यक्तित्व अधिकार, यानी समाज के बारे में ये जानने लग जाता है। अगला प्रश्न आता है कि 226 ये कहता है कि हेविंगहर्स्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकास कार्य नहीं है। अपनी शारीरिक संरचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवहार का स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण, अपने माता पिता और अन्य वयस्कों में से स्वयंगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिव्यक्ति का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्ण किशोरावस्था का काल है। पूर्ण किशोरावस्था का काल है, ये कोल के अनुसार बताए गए हैं। 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और 15 से 16। तो कोल के अनुसार क्या है, ये है पूर्व किशोरावस्था 11 से 12। अगला प्रश्न आता है छदम परिपक्वता काल होता है। छदम परिपक्वता काल होता है किशोरावस्था, शिशुअवस्था, पूर्ण बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो ये हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, जो छदम यानी 6 वर्ष की मान सकते हैं हम, तो ये उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगी। अगला प्रश्न आता है कि मानव विकास होता है क्रमिक, निरंतर, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। तो मानव विकास होता है क्रमिक होता है, निरंतर भी होता है और व्यक्तित्व भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। कोलबर्ग का पूछा ये प्राक रूढ़िगत, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत। तो जो पहले आती है परंपरागत, पहले आती है पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। ये हम परंपरागत को रूढ़िगत बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया, पहले हो गया प्राक रूढ़िगत, उसके बाद रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत। ये तो 3 है। ये पूछ रहा है अवस्था कौन सी नहीं है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न आता है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा। स्टेनली हॉल, एलिजाबेथ हेरलॉक, पियाजे और फ्राइड। तो हम इसकी अगर बात करें तो ये जो तूफान और तनाव की अवस्था बताइए, ये बताइए किसने, स्टेनली हॉल ने। किसने, स्टेनली हॉल ने। अगला प्रश्न आता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और उपरोक्त सभी। तो जीन पियाजे की अवस्था बताई गई है वो, ये सभी अवस्थाएं इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है। कोहलबर्ग की बात आती है परंपरागत, पूर्व नैतिक, क्रियात्मक और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो ये आ जाएगी क्रियात्मक स्तर के बारे में। क्रियात्मक स्तर इसमें नहीं होता है। परंपरागत, पूर्व नैतिक, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य पर स्तर ये होता है इसमें। अगला प्रश्न आ जाता है 234। ये कहता है कि निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ कहलाती है। ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। 6 से 9, 10 से 12, 13 से 16 और 17 से 19। तो जो यौनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है वो कहलाती है 13 से 16 वर्ष के बीच में। यहां से यौनारंभ शुरू हो जाता है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित हैं। ये पूछ रहा है नैतिक विकास की। तो नैतिक विकास की बात आती है तो नैतिक विकास माना जाता है कोहलबर्ग का। किसका, कोहलबर्ग का, क्योंकि 6ठी अवस्था इसमें नैतिक विकास की बताई गई है। लास्ट प्रश्न है आज का, विकास की किस अवस्था का स्तर है। 12 से 15, 12 से 19, 11 से 15, 12 से 16। ये पूछ रहे विकास की किस अवस्था का स्तर है, तो ये हो जाएगा कितना, 12 से 19 वर्ष। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। इस तरह हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से
हमारी जो श्रृंखला है 10,000 प्रश्नों की, वो हम पूरी करेंगे। हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले। और अगर कुछ छूट जाता है या हमारे से कुछ गलती हो जाती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये प्रश्न ऐसे होगा सर। और कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। हम बात कर रहे थे मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में, जो 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चल रही है। उनमें से अब तक हमने 136 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 137वां प्रश्न है, वृद्धि होती है क्या? वृद्धि होती है आंतरिक, ऊपर की ओर, बाह्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है वृद्धि होती है। देखिए, एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि वृद्धि होती है आंतरिक, ऊपर की ओर, बाह्य। तो ध्यान रखना, वृद्धि हमेशा बाह्य की ओर होता है। तो आंतरिक होती है, वो आंतरिक होता है विकास। तो वृद्धि हमेशा बाह्य होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 138वां। यह कहता है कि मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है। मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। तो अगर जटिल की हम बात करते हैं तो ये आ जाती है किशोरावस्था। ये अवस्था है मानव की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है कि बाल्यावस्था में बालक घृणा करता है। बाल्यावस्था में बालक घृणा करता है, यानी घृणा किसे करता है, यानी आई हेट यू। खेल प्रवृत्ति से, कहानियां सुनने से, शारीरिक दंड से, सच्चाई से। तो बाल्यावस्था में बालक घृणा किससे करता है? शारीरिक दंड से करता है। अगर उसको भी मारता है तो वो गुस्सा हो जाता है, उस आदमी से घृणा करने लगता है। आगे बात करते हैं। 140वां प्रश्न कहता है कि नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है। जो नई शिक्षा प्रणाली है उसका जो ज्ञान है वो कैसा माना जाता है? अनुभव पर आधारित, क्रिया पर आधारित, अनुभव व क्रिया पर आधारित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नया ज्ञान है वो है अनुभव व क्रिया पर आधारित माना जाता है। अगला प्रश्न आता है 141वां। यह कहता है कि किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है। किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है, या जो किशोरावस्था होती है वो कब से प्रारंभ होती है? 15 वर्ष की आयु से, 13 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से, 17 वर्ष की आयु से। अब देखिए, किशोरावस्था का माना जाता है 13 वर्ष की आयु से। ये हो जाती है 13 से लेकर 18। वैसे तो 12 से मानी जाती है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में 13 है, तो आपका राइट आंसर 13 होगा। अगला प्रश्न आता है 142वां। यह कहता है कि बालकों में प्रवृत्ति पाई जाती है, सॉरी, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है गुड़िया संग्रहण, पत्र संग्रहण, कांच की गोलियां का संग्रहण, टिकट संग्रहण। टिकट संग्रहण यानी इकट्ठी करना। तो ये देखिए, बालिकाओं में गुड़िया संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षक विषमलिंगी के प्रति होता है, यानी लड़का और लड़की प्रति, लड़की और लड़का के प्रति जो आकर्षण होता है वो किस अवस्था में माना जाता है? प्रौढ़ावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये ध्यान रखना, जो यौन लैंगिक प्रक्रिया होती है वो हमेशा किशोरावस्था में मानी जाती है। आगे वाले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो प्रश्न है 144। ये कहता है कि किस मनोविज्ञान का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? जन्म के समय समान होते हैं। क्रो एंड क्रो, वाटसन, क्लर्क एंड बिर्च और मैकडूगल। तो ये कहा था, वाटसन ने कहा था कि सभी बालक को जो जन्म लेते हैं वो सभी समान होते हैं।
अगला प्रश्न आता है, दिवास्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल हो जाती है? प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था। तो ये मानी जाती है किसमें? दिवास्वप्न की किशोरावस्था में मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है 146वां, ये कहता है कि क्लार्क और ब्रिच ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये चिंपांजी पर जो प्रयोग हुआ उसमें आपको बता देते हैं कि स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। जो महिला के हार्मोन होते हैं वो इसमें चिंपांजी में प्रवेश कराए थे। अगला प्रश्न आता है, कार्ल जी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? क्षैतिज विधि, लंबाकृत विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक। तो एक बात ध्यान रखना, वीडियो में से हमेशा प्रश्न आएगा, उसको सो अच्छा से देख लेना। तो ये पूछा है क्लार्क सी गैरिसन ने, तो ध्यान रखना गैरिसन ने किस विधि का प्रयोग किया था? ये किया था लंबात्मक विधि का। इसका लंबात्मक विधि का। आगे बात करते हैं 148 नंबर है, ये कहता है जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? स्वयंगात्म परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, काम विषय की अच्छी जानकारी, उपरोक्त सभी। तो अगर शिक्षा संबंधित बातें करते हैं तो ये इनमें सारी बताएं, स्वयंगात्म परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, काम विषय की अच्छी जानकारी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, किसके विचार से शिशुअवस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ये पूछ रहे हैं किसके विचार से, यानी ये विचार किसका है कि शिशुअवस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो ये बात कही थी किसने? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 150। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, यानी जो मस्तिष्क में जो मस्तिष्क का विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है 11 वर्ष में, 12 वर्ष में, 13 वर्ष में, 14 वर्ष में। तो मानसिक योग्यता की बात आती है तो ये हम मानते हैं 14 वर्ष में लगभग मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। अगली बात करते हैं, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कथन है, ये किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, हर्बर्ट का। क्या कहता है ये? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। तो ये जो नाजुक समय ये किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन। अगला प्रश्न आता है, ये कहता है संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोविज्ञान था। संज्ञानात्मक की बात करता है वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गाल्टन, जीन पियाजे। अब देखिए संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक नाम आते ही ध्यान रखना, ये देखो गे है, गे, इसको आप समझिए जय, जय से हो जाएगा जीन पियाजे, जय से हो जाएगा जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक नाम याद रखना जीन पियाजे, तो ये हो जाएगा जीन पियाजे का। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा, उदात्तीकरण। अब देखिए आत्मीकरण सही है, संगठन बिल्कुल सही है, स्कीमा, स्कीमा ने ये नाम दिया था, उदात्तीकरण ये देखिए उदात्तीकरण आ गया। ये रक्षात्मक युक्तियां हैं, उदात्तीकरण, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, ये रक्षात्मक युक्ति आदि, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है यहाँ जीन पियाजे से। अगला प्रश्न आता है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। स्किनर का, गेट्स का, कोल्विन का, वॉटसन का। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया सीखने कहते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर का। आगे बात करते हैं, वॉटसन के अनुसार शेषावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेषावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए?
अब देखिए क्वेश्चन को वापस पढ़िए। क्वेश्चन को आप देखिए, साइकोलॉजी अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 1 या 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। ये गलती आप मत करना। वापस पढ़िए। वाटसन के अनुसार शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शेष अवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों का दमन, क्रिया और क्रिया द्वारा सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों का दमन। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था, ये किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है आपके सामने। तो थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्राइड, स्टैनली हॉल। तो ये बात किसने कही थी? आपको पता ही है, ये बात कही थी स्टैनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? तो अब देखना, मेन बात है कि किंडरगार्टन विधि का विकास करने वाले कौन थे? रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट, जॉन लॉक। तो ये थे फ्रोबेल, जिसने किंडरगार्टन विधि का विकास किया था। अगला प्रश्न है, निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, नीचे से ऊपर की ओर। तो निकट दूर सिद्धांत में विकास ये है केंद्र से सिरों की ओर। किससे? केंद्र से सिरों की ओर। अगला प्रश्न आता है 159। ये कहता है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल, विकास हमेशा चलता रहता है। यह व्यक्तित्व प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, गलत। यह अंत्य क्रिया का उत्पाद है, सही है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा ये सी। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कोहलर। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, कोहलर। तो ये हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न आता है, ये करो ये न करो कौन कहता है? इदम, अहम, प्रमेय। कोई नहीं। ये करो ये न करो कौन कहता है? तो ये क्या कहता है? ये कहता है प्रमेय। ये नेतृत्व पर चलने वाला कार्य है, परम अहम। अगला प्रश्न आता है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, सुख की इच्छा। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी मान जाती है? ये मान जाती है काम वासना। कौन सी? काम वासना। अब प्रश्नों की बात करते हैं। ये कहता है कि बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया का फ्राइड ने माना है। अपने आप में मस्त रहना, सिसिज्म, सिज्म, नार्सिसिज्म, नार्सिन। तो ये बात है इसमें कही हुई है, ये कही हुई नार्सिसिज्म। अगला प्रश्न आता है, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीन विज्ञान में कहलाती। जीन विज्ञान में कहलाती आत्मसात, समझन, अनुकूलन और स्कीमा। प्रश्न क्या है? मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है, स्कीमा कहलाती। अगला प्रश्न आता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अतार्किक चिंतन की बात करते हैं तो ये मान जाती है 2 से 7 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में। अगला प्रश्न आता है, बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है? 2 से 7, 7 से 12, 12 से 15। तो बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है, तो ये कब बता सकता है? ये बाल्यावस्था में बता सकता है, 7 से 12 वर्ष में बता सकता है।
अगला प्रश्न आता है, बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है। बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है, 0 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12, 12 के बाद। तो ये बात होती है 2 से 7 वर्ष के बीच में। अगला प्रश्न आता है 168। ये कहता है, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विचारों में परिपक्वता ये मानी जाती है कब से, ये मानी जाती है शेषावस्था से। अगला प्रश्न आता है, फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया है। काम शक्ति को क्या नाम दिया गया है फ्राइड ने, ये नाम दिया गया है लिबिडो। ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि काम शक्ति, यानी जो फ्राइड ने काम शक्ति नाम दिया है उनमें से कौन सा माना है, तो ये ध्यान रखना लिबिडो, काम शक्ति लिबिडो याद रखना। अगला प्रश्न आता है, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताइए। तो मनोलैंगिक कितनी अवस्था बताइए, ये कुल 5 अवस्थाएं बताइए। कितनी, 5 अवस्थाएं बताइए। अगला प्रश्न आता है, किस अवस्था में बालक में ओडिप्स व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। अब देखिए, बात करते हैं पहले ओडिप्स क्या होता है। ओडिप्स, अब ओडिप्स ये होता है कि लड़का अपनी माँ के प्रति सजग ज्यादा रहता है और लड़की हमेशा पिता के प्रति सजग ज्यादा रहती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि लड़का माँ से प्यार करता है और जो लड़की होती है वो अपने पिता से प्यार करती है। ये जो ओडिप्स वाला होता है ये बालक में होता है और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है ये होती है लड़कियों में। अब ये पूछ रहा है कि किस अवस्था में बालक में ओडिप्स व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। तो ये कब होती है, मुख्य अवस्था, गोदिन अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था। तो ये होती है लैंगिक अवस्था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया। व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया। फ्राइड ने, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने और जीन पियाजे ने। तो ये ध्यान रखना, जो सामाजिक अनुभूतियों की बात आती है तो ये हो जाते हैं एरिक्सन। कौन, एरिक्सन। अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड एवं सोसाइटी के रचयिता हैं वाटसन, जॉन डीवी, एरिक्सन, फ्राइड। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है, ये रचयिता हैं, याद करो, एरिक्सन। अगला प्रश्न आता है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। 5, 7, 8, 4। तो ये कितनी बताई है, कुल 8 बताई है। अगला प्रश्न आ जाता है, कोलबर्ग के नीति विकास की कुल कितनी अवस्था बताइए। ये हो गया, नहीं ये पीछे वाला हुआ है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्था बताई है, ये बताई 8। अब हम बात करते हैं कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने नीति विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है, 4, 3, 6, 8। अब याद रखना, एरिक्सन को याद रखना 8 और कोहलबर्ग की याद रखना 6। एरिक्सन कितनी है, 8, कोहलबर्ग कितनी है, 6। अगला प्रश्न आता है कि कन्वेंशन स्तर के अंतर्गत कौन सी अवस्था सम्मिलित है। कन्वेंशन यानी परंपरागत। देखिए ये 3 प्रकार की होती है। पहले होती है प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन, यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। इसकी बात आती है तो ये पूछ रहा है कन्वेंशन यानी परंपरागत स्तर के अंतर्गत कौन सी अवस्थाएं सम्मिलित हैं। ये कुछ 6 अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो अहंकार की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, विवेक की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था। ये देखिए अहंकार की अवस्था आ जाती है पूर्व परंपरागत में और ये जो पीछे बच्ची है ये आ जाती है पश्च परंपरागत में। तो जो परंपरागत की मान जाती है ये मानी जाती है प्रशंसा की अवस्था। अगला प्रश्न है, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है। तो कन्वेंशन, प्री कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन और कोई नहीं।
तो विवेक की अवस्था मानी जाती है, अभी मैंने बताया है, ये मानी जाती है पोस्ट कन्वेंशन यानी पश्च परंपरागत में। अगला प्रश्न आता है कि जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है। जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है। सामाजिक स्तर, नैतिक स्तर, कन्वेंशन स्तर और पोस्ट कन्वेंशन स्तर। तो ये आ जाता है कन्वेंशन स्तर, परंपरागत स्तर में माना जाता है। अगला प्रश्न है सिगमंड फ्राइड के विषय में सत्य नहीं है। सिगमंड फ्राइड के विषय में सत्य नहीं है। उनका जन्म 1835 में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बिल्कुल सही है, 1835 में एक यहूदी परिवार में। उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं में 5 क्षेत्र विकास किए। नहीं, ये गलत है, उन्होंने 3 प्रकार बताए थे। अगला है वह मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता है। बिल्कुल सही है। उन्होंने शिशु में काम प्रवृत्ति की बात की है। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गमक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संपूर्ण विकास की बात कर रहा है तो ये आ जाती है किसमें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मानी जाती है। अगला प्रश्न आता है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह किसका है, रुचियां का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है किशोरों में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है शोधन, युक्तिकरण, प्रक्षेपण, दमन। ये देखिए रक्षात्मक युक्तियों में से प्रश्न आया हुआ है। तो किशोरों में स्वयं को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, शोधन करना। क्या, शोधन करना। अगला प्रश्न आ जाता है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय क्षमता, अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, शिक्षार्थी व वजन एवं ऊंचाई से कोई मतलब है नहीं है यहां पर मानसिक विकास का। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आता है कि किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदार उठाने का अवसर। तो किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है या जानता है, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करता है, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। तो प्रश्न क्या है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाता है, तो इसका अर्थ हुआ कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। अगला प्रश्न है एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रश्न करके, फटकार लगाकर, उसके दोषों को उजागर करके, लालच देकर। तो ये हो जाता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, यानी तेरा व्यवहार जो है बहुत अच्छा व्यवहार है। अगला प्रश्न आता है किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा, किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है, ये बात कही थी जॉन्स ने। किसने, जॉन्स ने। अगला प्रश्न आ जाता है कि किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार होता है, बहुत शानदार प्रश्न है, याद रखना ये। किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार होता है, तो ये भार कितना होता है, 350 ग्राम, 1260 ग्राम, 1260 से 1400 ग्राम और 1600 ग्राम। तो किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार जो माना जाता है 1260 से 1400 ग्राम के बीच माना जाता है। यह प्रश्न कभी कभी आता है 1350 से 1400 ग्राम, ये भी सही माना जाता है। आंसर के हिसाब से आपको आंसर देना है। किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
ये हो जाती है 206। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 190 ये कहता है कि किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है। ये पूछ रहा है किशोरावस्था। तो आपको पता ही है कि किशोरावस्था में कितनी बार धड़कती है, 72 बार, और शेष अवस्था में हो जाती है 140 बार। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से होता है कम, अधिक, समान, बहुत कम। ये पूछ रहा है किशोरावस्था में। तो ये भार, लड़कों का भार लड़कियों से क्या होता है, ये होता है अधिक होता है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से होती है। किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है। यही अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से कम हो जाती है, यानी लड़कियां बड़ी हो जाती है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में आते आते लड़के बड़े हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 193 नंबर प्रश्न है। ये कहता है कि लड़कियों की लंबाई बढ़ती है 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक और 20 वर्ष तक। तो याद रखना कि लड़कियों की जो लंबाई वो 16 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कों की 18 वर्ष तक बढ़ती है। अगला प्रश्न है 12-13 वर्ष तक दांतों की संख्या हो जाती है 15 से 20, 27 से 28, 31 से 32, 20 से 22। तो ये मानी जाती है 27 से 28 के बीच। अगला है प्रज्ञा दांत, विजडम टीथ की संख्या होती है 1, 4, 2, 3। जैसे हम राजस्थानी भाषाओं की बात करें तो हम बोलते हैं इसको डाठ। तो डाठ की संख्या कितनी मानी जाती है, ये मानी जाती है 4। अब बात आती है कि कुल दांत होते हैं 22, 27, 28 और 32। तो कुल दांत कितने होते हैं, 32। आगे बात करते हैं व्यक्तित्व और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है किसने का। तो जो घनिष्ठ मित्रता की बात आती है तो वो हो जाती है वैलेंटाइन की। किसकी, वैलेंटाइन की। आगे बात करते हैं जब अंडाणु, ये साइंस के क्वेश्चन आ गए यहाँ, कि एक्स के साथ शुक्राणु वाई गुणसूत्र मिलता है तब जन्म होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होने से। एक्स से वाई मिलता है तो ये हो जाता है लड़का या लड़की, तो ये हो जाता है लड़का, और एक्स एक्स मिलते ही लड़की का जन्म हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है 199। ये कहता है कि जब अंडाणु वाई के साथ शुक्राणु एक्स की गुणसूत्र मिलते हैं तब जन्म लेता है। जब अंडाणु, ये घुमाने के लिए प्रश्न है, जब वाई के साथ एक्स, तो इसका आंसर होगा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। खिलौनों की आयु होती है शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो खिलौने की आयु क्या मानी जाती है, ये मानी जाती है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है व्यय संधि काल किसे कहते हैं। व्यय संधि काल, शेष अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था। व्यय संधि काल किसे माना जाता है, पूर्व किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है उलझन की अवस्था है, उलझन की अवस्था है शेष अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो उलझन की अवस्था कौन सी मानी जाती है, ये मानी जाती है पूर्व किशोरावस्था। कौन सी, पूर्व किशोरावस्था। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर है 203। ये कहता है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये परिभाषा किसकी। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन से। तो ये परिभाषा किसकी है, वैलेंटाइन की, वाटसन की, कोल एवं ब्रुक्स की। तो ये हो जाती है कोल एवं ब्रुक्स की। अगला प्रश्न आता है, लास्ट प्रश्न आज का। 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है, किसने कहा। वापस पढ़िए। 15 वर्ष तक के किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता है परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। तो ये परिभाषा किसकी है, स्ट्रेंग की, रोस की, वाटसन की, और एक आ जाता है कोलोसनी की। तो ये परिभाषा किसकी है, स्टेग की। किसकी है, स्टेग की।
तो ये थे हमारे, अभी तक हम पहुंच चुके हैं 204 प्रश्नों तक। हमें कुल 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करनी है और हम पहुंच चुके हैं अभी तक 204। ये अब तक कुल 4 वीडियो में हम पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है कि क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।